सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा के अंतर्गत बाल विकास की तीसरी क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि पिछली दो क्लासों में मैंने आपको बताया था कि वास्तव में बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का क्या महत्व है, बाल विकास एक शिक्षक होने के नाते आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की थी। हमने ये भी देखा था कि बाल विकास से संबंधित जो प्रचलित भ्रांतियां हैं, हमारे समाज में जो परंपरागत विश्वास बाल विकास से संबंधित चले आ रहे हैं, वे बालक के विकास पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और एक शिक्षक होने के नाते आपको नकारात्मक तथ्यों को किस प्रकार सकारात्मक में बदलना है, इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की थी। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम आगे का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे और इसी में हम पढ़ेंगे कि बाल विकास की वास्तव में क्या अवधारणा है और बाल विकास का अधिगम से क्या संबंध है, अर्थात बाल विकास का सीखने से क्या संबंध है। यह हमें टॉपिक में दिया गया था। जब मैंने आपको रीड लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड का सिलेबस बताया था, उस समय मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आप पिछली वीडियो क्रम से देखना प्रारंभ कर सकते हैं और जिसके आधार पर आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की इन सारी कक्षाओं में बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। बाल विकास की क्या अवधारणा है एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है। देखिए, आज इसमें हम एक चीज और प्रारंभ करेंगे। वो अवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था जो प्रारंभिक अवस्था होती है, वहां से हम पढ़ना प्रारंभ भी करेंगे। आज की वीडियो के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला बिंदु हमें यहाँ दिया गया है। मैं सारे बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ बिंदु जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है केवल एक छोटी सी हिंट के लिए। केवल आपको एक हिंट दी गई है कि विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। बस ये पॉइंट पूरा हो गया। मैं चाहूं तो इसको भी कह सकता हूं कि विकास एक गतिमान प्रक्रिया होती है, विकास कभी भी नहीं रुकता, हमेशा लगातार चलता है। ऐसे करके मैं इस पॉइंट को खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम विकास के बारे में पूरी चर्चा यहाँ करेंगे। प्रत्येक पॉइंट को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे विकास से संबंधित सारी चीजें आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। एक चीज और आप यहाँ याद रखें, काफी लोगों के मुझे कमेंट आए थे, कई जगह से मुझे ये रेस्पॉन्स भी मिला है कि ऐसे कि हम किसी किताब से अगर बाल विकास पढ़ें तो कैसा रहेगा, या हम किसी नोट्स से बाल विकास पढ़ें तो कैसा रहेगा। देखिए, बाल विकास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप किताब को आगे रख के बड़े आराम से उसको याद कर लें। चूंकि ऐसा न होने का कारण ये है कि बाल विकास जो आपके मस्तिष्क की सोच है, उस मस्तिष्क की सोच को बदलने का काम करता है। बाल विकास का जो अध्ययन है, ये हमारे मस्तिष्क की जो वास्तविक थिंकिंग है, उस थिंकिंग को बदलने का कार्य करता है। क्या होगा, जैसे जब आप किसी भी पुस्तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करोगे तो आपके हिसाब से तो उत्तर कुछ होना चाहिए, लेकिन बाल विकास की जो सोच है, बाल विकास की थिंकिंग है, वो उसका उत्तर कुछ और बताएगी। उस समय आपको कंफ्यूजन होगा, क्या हम गलत हैं या ये किताब गलत है। और अगर मान लीजिए किताब पर से आपका विश्वास हट गया तो आपके लिए परेशानी आएगी, और खुद से आपका विश्वास हट गया तो आपके लिए परेशानी आएगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप किसी भी नोट्स के चक्कर में या किसी भी पुस्तक के चक्कर में ना पढ़ें। आप क्रमबद्ध तरीके से बाल विकास पर डिस्कशन करें। आप यहाँ इसी चैनल पे मेरे साथ करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आप आपस में अपने ग्रुप के साथ बैठे, वहां भी आप बाल विकास के एक क्रमानुसार डिस्कस करोगे तो आपको बाल विकास अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इतना लंबा लेक्चर लेने का कारण सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में पहले से जो सोच भरी हुई है, उस सोच को खत्म किया जाएगा और उसकी जगह नई सोच उसमें भरी जाएगी। चलिए, पहले मैं आपको इसमें छोटा सा एक चुटकुला टाइप का जिसको अपन कह सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। क्या हुआ, ये इसी बात के ऊपर है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। क्या हुआ कि एक बार एक बच्चा संगीत सीखने के लिए गया। जब एक बच्चा संगीत सीखने के लिए संगीत वाले शिक्षक के पास गया तो संगीत वाले शिक्षक ने उनसे पूछा कि बेटा, आपने इससे पहले कभी संगीत सीखा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ सर, पहले मैंने कहीं संगीत सीखा था, तो वहां मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और ऐसा और वैसा, ऐसा उसने कहा। या इससे पहले मैं फलाना रियाज करता था, इतना संगीत सीखता था, ऐसे उसने कहा। तो बोले, इन सब लोगों से फीस लगती है 500 रुपए, लेकिन तुमसे फीस लगेगी 800 रुपए। अब वो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में आ गया। बोले, ऐसा क्यों? बोले, मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, तो मुझे तो और कम फीस लगनी चाहिए, लेकिन इन सबसे 500 रुपए और मुझसे लगेगी 800 रुपए, ऐसा क्यों? तो संगीत वाले सर ने उनको बताया कि आपके दिमाग में पहले से संगीत का जो आधा कचरा भरा हुआ है, वो आधा कचरा साफ करना पड़ेगा, उसके बाद नया संगीत का ज्ञान उसमें भरा जाएगा। तो यही कार्य बाल विकास करता है।
हम जो डिस्कशन करेंगे, जो दिमाग में पहले से आधी पद्दी चीजें बाल विकास के बारे में भरी हुई है, वो सारी चीजें हटाई जाएंगी और नई चीजें बाल विकास की उसमें स्थापित की जाएंगी। लेकिन मैं तो ना आपसे 500 रुपए ले रहा हूं, ना मैं आपसे 800 रुपए ले रहा हूं। कंपनी का प्रचार है, जनता का फायदा है। चलिए, पहला बिंदु हमें दिया गया है कि विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। इसके बारे में हम चर्चा करें। विकास एक गतिमान प्रक्रिया किस प्रकार है? देखिए, व्यक्ति का जो विकास होता है, यह विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती। जैसे मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको विकास के बारे में सारी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगभग 90-95 की उम्र का है, 90, 92, 95 या हम कहें 97, 98 तक की उम्र का व्यक्ति है। अब मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि इतनी उम्र का जो व्यक्ति है वो लगभग मृत्यु की ओर है, लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि उसका जो जीवन काल है लगभग पूरा हो चुका है। वृद्धावस्था का, अंतिम वृद्धावस्था के चरणों में व्यक्ति वो है। अब हम कहें कि क्या इस व्यक्ति का विकास हो रहा है, तो हाँ, उस व्यक्ति का भी विकास हो रहा है। अब आप कहोगे बोले इस व्यक्ति का विकास कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कल मरने वाला है, या हम ये कहें कि कोई व्यक्ति आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगा, शाम को मर जाएगा, और मान लीजिए मरने से कुछ ही देर पहले उसने कोई ऐसी चीज सुनी हो जो उसने आज तक कभी ना सुनी हो, कोई नई चीज उसने ग्रहण कर ली हो जो उसने आज तक कभी ना देखी हो, कभी ना सुनी हो, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। लेकिन मरने से कुछ देर पहले भी अगर उसने वो चीज सुनी होगी तो उसकी जो मेंटली थिंकिंग है, मानसिक जो उसका मस्तिष्क है, उसमें विकास होगा, ज्ञान का नया भंडार होगा। तो वहां भी मानसिक विकास उसके साथ चल रहा है, वहां भी नई चीजें उसने सीखी है, नया विकास उसके साथ बढ़ा है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आजीवन अनवरत रूप से चलती है। मेरे शब्दों को याद रखना, पेपर में जब आप ऑब्जेक्टिव हल करोगे तो वहां आपको इसी प्रकार की भाषा मिलती है। हम भी जब ऑब्जेक्टिव हल करेंगे वहां भी आपको सारी चीजें इसी प्रकार मिलेंगी कि विकास एक गतिमान, अविराम, अविरल चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास हमेशा आगे बढ़ता जाता है, हमेशा विकास होता रहता है। तो हमें क्या देखना है कि विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। देखिए, गर्भावस्था से बच्चे का विकास होना प्रारंभ हुआ और मृत्यु पर्यंत तक बच्चे का विकास चल रहा है। कल की वीडियो में हमने देखा था, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। मृत्यु पर्यंत बच्चे के विकास का अध्ययन, शब्द सुनना, मृत्यु पर्यंत बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी मृत्यु पर्यंत तक बच्चे का विकास होता रहता है। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में जो सारी चीजें खत्म करके एक बात स्थापित करनी है कि विकास एक गतिमान प्रक्रिया है जो कि अनवरत लगातार चलता रहता है और विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है ना। विकास लगातार चलता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। देखिए, हो सकता है किसी विकास के किसी एक पक्ष में रुकावट आ जाए, ध्यान से समझना, हो सकता है विकास के किसी एक पक्ष में रुकावट आ जाए, लेकिन अगर एक पक्ष में रुकावट आएगी तो अन्य पक्ष उससे प्रभावित तो होंगे, लेकिन उन पक्षों में भी विकास अपनी स्पीड से या कम स्पीड से किसी भी रूप में चलेगा, लेकिन विकास उसका चलता रहता है। विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आज रात तक तो बढ़िया विकास होगा और कल सुबह से विकास ने स्टॉप लगा दिया, बोले आज से मैं नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं होता। विकास एक गतिमान प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन भर विकास चलता रहता है। तो सबसे पहला बिंदु हमने याद कर लिया कि विकास एक गतिमान प्रक्रिया है, विकास कभी भी नहीं रुकता। अब इससे संबंधित प्रश्न पेपर में जब आएंगे उस समय आपको कंफ्यूज किया जाएगा। विकास है पहला किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा युवा अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा जन्म से वृद्धावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया, और वहीं कहीं कोने में चौथा ऑप्शन डला होगा कि विकास क्या है, विकास है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी जीवन भर विकास चलता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे बिंदु की हम बात करें। देखिए, दूसरा बिंदु हमें क्या दिया गया है, बालक का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। बालक का चहुमुखी विकास, चहुमुखी का अर्थ है चारों दिशाओं में जो बच्चे का विकास होता है। चारों दिशाओं मतलब ये नहीं कि पूर्व दिशा में अलग विकास हो रहा है, पश्चिम दिशा में अलग विकास, ऐसे नहीं। चहुमुखी विकास का तात्पर्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना। चहुमुखी विकास का क्या तात्पर्य है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना। तो बालक का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। बहुत सारे कारक होते हैं जिनके आधार पर बच्चे का चहुमुखी विकास होता है।
बच्चे के जीवन में या बच्चे की लाइफ में केवल एक कारक नहीं होता जिससे विकास हो जाए। विकास होने के लिए एक कारक नहीं चाहिए, विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। बहुत सारे कारक जब मिलते हैं तब जाके व्यक्ति का विकास होता है। यानी हम बात करें कि विकास चहुमुखी विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। यानी व्यक्ति के जीवन का कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं होता है, एक पक्ष ऐसा नहीं होता जिससे उसका पूरा विकास हो जाए। विकास जो होता है वो सभी पक्षों के सहयोग से संपन्न होता है। चलिए तीसरे बिंदु की हम बात करें, रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि का प्रभाव। यानी बच्चे की रुचि का, इंटरेस्ट का, बच्चे की आदत का, बच्चे के दृष्टिकोण का, दृष्टिकोण मीन्स होता है सोच, है ना, उसकी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है, जीवन मूल्यों का, स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का आदि का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। यानी जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि होगी उस क्षेत्र में अगर आप बच्चे को कार्य कराओगे तो बच्चा बहुत जल्दी से उस चीज को सीखेगा। तो बच्चे की रुचि का, बच्चे की आदत का, दृष्टिकोण का, जीवन मूल्यों का, स्वभाव का, व्यक्तित्व का, व्यवहार का आदि का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। अब वहां आपको प्रश्न दे देगा, निम्न में से किसका विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता? निम्न में से किसका विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता? और इनमें से कोई तीन ऑप्शन डाल देगा, रुचि, दृष्टिकोण, स्वभाव, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, रुचि, दृष्टिकोण और स्वभाव, इन तीनों का तो प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि अगर आप पढ़ते नहीं कि स्वभाव पर, आप सोचोगे बोले स्वभाव का बाल विकास पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, ऐसे आप सोच सकते थे कि स्वभाव का बाल विकास पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे की रुचि का, आदत का, दृष्टिकोण का, जीवन मूल्यों का, स्वभाव का, व्यक्तित्व का, व्यवहार का, सभी का विकास पर प्रभाव पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आपको यहां मिल गया जो आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा संकट है, वृद्धि और विकास। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज बने रहते हैं और हमेशा इसमें से एक प्रश्न वहां पेपर में हमें जरूर मिलेगा, वृद्धि और विकास। क्या है वृद्धि और विकास? विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, इन दोनों में क्या परिवर्तन है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो जरा देखिए, वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि और विकास, देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि विकास मेजर होता है, बड़ा होता है विकास, और वृद्धि माइनर होती है, एक छोटी चीज होती है। विकास बड़ा है, वृद्धि उसका एक भाग है। जैसे आज बच्चे की लंबाई है 2 फुट, 2 फुट 3 इंच आज बच्चे की लंबाई है। कल वो बच्चा बड़ा होकर 5 फुट 4 इंच का हो गया, कल वो बच्चा बड़ा होकर 5 फुट 7 इंच का हो गया। तो ये बच्चे में क्या हुई है? वृद्धि। विकास तो हुआ ही है, विकास तो होना ही होना है, लेकिन ये बच्चे में क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। तो वृद्धि जो होती है, वृद्धि ऐसी होती है जो परिमाणात्मक होती है, जिसको मापा तोला जा सकता है, उसको कहते हैं वृद्धि। और विकास जो होता है ये अपरिमाणीय होता है, यानी विकास को मापा तोला नहीं जा सकता। क्या आप बता सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में कितने किलो विकास हुआ है? नहीं बता सकते ना, कितने किलो विकास हुआ है नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि बच्चे की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीजें हैं। वृद्धि एक अलग पक्ष होता है, विकास एक अलग पक्ष होता है। क्योंकि जो वृद्धि होती है वो वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होती है। ध्यान से समझिए, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होती है। विकास तो क्या है? संज्ञानात्मक, भाषात्मक, मनोगत्यात्मक, मनोसामाजिक, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, ये सारी चीजें मिल जाएंगी तब जाके व्यक्ति का विकास होता है। इन सारी चीजों को मिलने के बाद व्यक्ति का विकास होता है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल वृद्धि की। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ है जिसको मापा तोला जा सकता है, जो मापनीय होती है वो वृद्धि कहलाती है, और जिसका मापन नहीं किया जा सकता वो विकास कहलाता है। विकास का मापन नहीं हो सकता। वृद्धि एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन विकास एक बड़ा हिस्सा होता है। वृद्धि हम एक तरीके से कहें तो विकास के अंदर ही समाहित। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गोला आपने बनाया, तो ये गोला तो हो गया आपका विकास, इस विकास के अंदर वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा होती है। तो वृद्धि जो होती है ये विकास का ही एक हिस्सा होता है। वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि वृद्धि और विकास दोनों में अंतर है। विकास व्यापक होता है, बड़ा होता है, और वृद्धि जो होती है वो विकास का एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है। 5वां बिंदु हमें दिया गया है, विकास व्यापक है, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है विकास, बड़ा सेक्टर होता है विकास का, लेकिन वृद्धि इसका एक छोटा सा
भाग है। विकास तो व्यापक होता है लेकिन वृद्धि इसका एक छोटा सा भाग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठवां बिंदु हमें क्या दिया है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है, यानी कभी रुकती नहीं है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। बड़े ध्यान से समझिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। यानी बच्चा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद भी बच्चे में विकास की प्रक्रिया चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि विकास जो होता है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जीवन भर चलता है। तो बच्चा परिपक्व हो, चाहे किशोर अवस्था में हो, चाहे शैशवावस्था में हो, चाहे युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में हो, उसका विकास होता रहता है। यानी विकास बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं। देखिए विकास के अंतर्गत परिमाणात्मक व व्यवहारिक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास के अंदर परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। देखिए वृद्धि के अंतर्गत तो केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जिनको मापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास के अंतर्गत परिमाणात्मक तो होते ही होते हैं, क्योंकि वृद्धि विकास का ही भाग है। तो विकास के अंतर्गत परिमाणात्मक परिवर्तन तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ व्यवहारात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपको समाज में 10 लोग जानते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको समाज में 20 लोग जानने लगे, 50 लोग जानने लगे, 100 लोग आपको जानने लगे। तो ये आपका क्या हुआ है? इसमें आपका सामाजिक विकास हुआ है। सामाजिक विकास जब आपका हुआ तो क्या सामाजिक विकास को आप गिन सकते हो, प्रमाण ला सकते हो कि कितने किलो आपका सामाजिक विकास है, या कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन ये व्यवहार में परिवर्तन, ये व्यावहारिक परिवर्तन है। आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा कि हाँ ये लोग हमें जानते हैं, या इसको हम जानते हैं, या समाज के कितने लोग हमें जानते हैं। तो ये व्यावहारिक परिवर्तन कहलाता है। इसको केवल महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन इसको अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन परिमाणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, जो हम बात करें वृद्धि की, तो परिमाणात्मक परिवर्तन को अंकों में निरूपित कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक परिवर्तन को हम अंकों में निरूपित नहीं कर सकते। तो वृद्धि में तो केवल परिमाणात्मक परिवर्तन हमें मिलते हैं, लेकिन विकास के अंतर्गत हमें परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों ही परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। चलिए 8वें बिंदु की हम बात करें। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि जो होती है ये विकास की प्रक्रिया का एक चरण होती है, और इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। विकास तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वृद्धि उसका एक छोटा सा चरण है, और इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है, लिमिटेड होता है। यानी 18-19 वर्ष के बाद आपकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी, उसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया? सीमित हो गया। लेकिन विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। भले ही आपकी लंबाई बढ़ना रुक जाए, उसके बाद आपके शरीर में जो और परिवर्तन होने होंगे वे जीवन भर होते रहेंगे। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, लेकिन इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। और विकास का क्षेत्र असीमित होता है। विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है ना, लाइफ टाइम चलती रहती है, लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। 9 नंबर का बिंदु हमें यहां दिया गया है कि वृद्धि आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही उसकी वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वो आजीवन नहीं चलती। जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी। तो वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जैसे ही बालक परिपक्व होगा, अपनी उम्र पर बच्चा पहुंचेगा, 18, 19, 20 की उम्र पर बच्चा पहुंचेगा, वहां जाके उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है। हवियाल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। परिमाण, जिसका परिमाण निकाल के हम ला सके, परिमाण जिसकी माप तोल हमारे पास आ सके, उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन विकास में परिमाणात्मक और व्यवहारात्मक दोनों ही परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां से हम घुस रहे हैं मनोविज्ञान की ओर। वृद्धि शब्द को बाल मनोविज्ञान में कहा जाता है अभिवृद्धि। वृद्धि शब्द को बाल मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि वृद्धि और अभिवृद्धि मींस ग्रोथ एक ही शब्द है। वृद्धि या अभिवृद्धि शब्द एक ही है। तो अभिवृद्धि या वृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं
वृद्धि या अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर के अंगों में भार में परिवर्तन होना, शरीर के अंगों में परिवर्तन होना, आकार में परिवर्तन होना, इसके लिए वृद्धि या अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये परिभाषा हमें किसने दी थी? सोरेनसन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, सोरेनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने हमें ये परिभाषा दी थी कि वृद्धि और अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। सोरेनसन ने हमें ये परिभाषा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर बिंदु पर हम चर्चा करें। देखिए 12 नंबर बिंदु हमें क्या दिया गया है? 12वें नंबर पर हमें जो बिंदु दिया गया है ये है कि वृद्धि का मापन सामान्य भौतिक प्रविधियों द्वारा किया जा सकता है। वृद्धि को जब हम मापते हैं, वृद्धि का जब हम मापन करते हैं तो वृद्धि का मापन सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा कर सकते हैं। बच्चे की लंबाई अगर आपको नापनी है तो आप फीता डाल के बता दोगे बच्चे की लंबाई इतनी है। आपको बच्चे का भार पता करना है, आप बच्चे को जो तौल वाले कांटे होती हैं उस पर खड़ा करके आप पता लगा दोगे कि बच्चे में भार इतना है। किंतु विकास के मापन के लिए विशिष्ट विधियां ही प्रयुक्त की जाती हैं, लेकिन विकास के मापन के लिए हम विशिष्ट विधियों को ही प्रयुक्त करते हैं। सामान्य विधि से आप विकास का मापन नहीं कर सकते। जैसे आपको मान लीजिए बच्चे का आईक्यू पता करना है, तो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोटिएंट अगर आपको बच्चे का पता करना है, बुद्धि लब्धि आप बच्चे की पता करना चाहते हैं, तो वो आप सामान्य विधियों से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको विशेष विधियां अपनानी पड़ेंगी। सामाजिक विधि, बच्चे का सामाजिक विकास कितना है इसका अगर आपको पता करना है तो ये आप विशेष विधियों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। सामान्य विधियों से आप अपनी कक्ष में बैठकर आप इसका पता नहीं लगा सकते। लेकिन वृद्धि का मापन तो जैसे हमने कहा कि इस बच्चे की वृद्धि कितनी है, हाल 1 मिनट में आप फीता डाल के बता दोगे इस बच्चे में इतनी वृद्धि हुई है, इतना इसका लंबाई बढ़ी है, इतना भार बढ़ा है, आप 1 मिनट में निकाल दोगे। लेकिन अगर हम कहें कि इस बच्चे में विकास कितना हुआ है तो इसको आप कैसे बताओगे? नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें फिर बाल मनोविज्ञान की कुछ विशेष विधियों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। 13वें नंबर का जो पॉइंट है ये सुपर इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 13 नंबर। देखिए क्या है 13वें नंबर का बिंदु, क्या कहता है 13वें नंबर का बिंदु? तो देखिए 13वें नंबर का जो बिंदु यहां दिया है इसमें लिखा है कि इस प्रकार बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक, भाषागत व सामाजिक व्यवहार के विकास को ही बाल विकास कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। बाल विकास क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाल विकास व्यक्ति के जीवन के किसी एक पक्ष का विकास नहीं है। बाल विकास का तात्पर्य है सभी पक्षों में विकास होना। सर्वांगीण शब्द आया था हमारी निगाह में, सर्वांगीण यानी बच्चे के सभी अंगों का जिसमें विकास हो, यानी बच्चे की बुद्धि भी डेवलप हो, शरीर भी डेवलप हो, मस्तिष्क का भी विकास हो, संवेगों का भी विकास हो, क्रियात्मक क्रिएटिविटी बच्चे में आए, क्रियात्मक कार्य बच्चा करे, रचनात्मक क्रिएटिविटी भी बच्चे में आए, भाषा में बच्चे की में विकास हो, सामाजिक व्यवहार में बच्चे के में विकास हो। यानी इतने सारे विकास जब होंगे तो सबको मिलाकर क्या कहा जाएगा? इन सभी विकासों को हम सम्मिलित रूप से बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास के लिए बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक, भाषागत व सामाजिक व्यवहारों को ही क्या कहा? देखिए आगे अगर हम बात करें तो हमने 13वां बिंदु यहां पढ़ा कि बाल विकास वास्तव में क्या होता है। अब देखिए अगले बिंदु पे हम चर्चा करें कि मानव के विकास की 7 अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी गई हैं। अब मानने के लिए तो गर्भावस्था में भी विभिन्न व्यवस्थाएं मानी जाती हैं, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, है ना, काफी अवस्थाएं वहां मानी जाती हैं, अंडावस्था भी बोली जाती है। तो उनके बारे में इतनी गहराई में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऑथेंटिक है वो 7 अवस्थाएं मानी जाती हैं। जो ऑथेंटिक अवस्थाएं होती हैं वे ये 7 मानी जाती हैं। इन ऑथेंटिक अवस्थाओं में भी इन 4 पर हमें बहुत फोकस देना है। 4 पर क्या मैं कहूंगा, केवल इन 3 अवस्थाओं पर हमें विशेष फोकस देना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 3 पर हमें विशेष फोकस देना है और बाकी का हमको केवल अध्ययन करना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या होती है। जैसे पहला बिंदु हमें यहां दिया गया है गर्भावस्था। तो गर्भावस्था तो सभी जानते हैं, जो गर्भस्थ शिशु होता है जब तक उसका जन्म नहीं होता, जब तक वो माता के गर्भ में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसे गर्भावस्था कहा जाता है। दूसरा बिंदु हमें जो दिया है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। दूसरा जो इसने बिंदु दिया है वो दूसरा बिंदु है शैशवावस्था क्या होती है। देखिए शैशवावस्था होती है जन्म से लेके 5 वर्ष तक। जन्म से लेके 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? वो शैशवावस्था कहलाती है। आपको याद क्या रखना है? पहले गर्भावस्था की बात करें
तो जब तक बच्चा माता के गर्भ में है, लगभग 9 महीने तक जो बच्चा माता के गर्भ में है, लगभग 270 दिन का जो गर्भकाल होता है माता का, 270-280 दिन का जो गर्भकाल होता है, उसमें जब तक बच्चा है उसमें उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, गर्भावस्था का बालक कहा जाएगा। गर्भावस्था उस अवस्था को हम कहते हैं। फिर आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, जब बच्चा शिशु होता है, शिशु से मीन्स यानी जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 5 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कही जाती है। इसके बाद की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है, तो देखिए बाल्यावस्था जो होती है, एक चीज और आप यहाँ याद रखें, शैशवावस्था में कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फलाने विद्वान ने 1.5 वर्ष तक मानी है, कई विद्वानों ने जन्म से लेकर 3 वर्ष तक ही मानी है, कई विद्वान ऐसे थे जिन्होंने 2.5 वर्ष तक ही मानी है, लेकिन जो हरलोक के अनुसार ऑथेंटिक है वो है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। आपका पेपर जो सही मानेगा वो मानेगा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, तो हमें उसी की बात करनी है और किसी की हमें बात करनी नहीं है। जो पेपर के अनुसार ऑथेंटिक है उसकी हमें बात करनी है। अब एक्स्ट्रा क्वेरी तो आप चाहे जितनी निकालती रहो उसका कभी कोई अंत नहीं होगा, है ना, और लेकिन पेपर में अपने किसी काम की नहीं है, तो हमें केवल उसी पे बात करनी है जो अपने काम की है। तो शैशवावस्था क्या है, जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे बाल्यावस्था कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होती है 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था और दूसरी होती है 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। 6 से लेकर 9 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था और 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें आएंगी। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो तीसरी अवस्था होती है उसको कहते हैं किशोरावस्था। किस ओर अवस्था, किस ओर अवस्था, बच्चा किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं पता। बच्चा अगर उसको गलत मार्ग मिल गया तो गलत दिशा में बढ़ जाएगा, सही तो सभ्य समाज मिल गया, तो सभ्य सुसंस्कृत चीजें उसको अगर मिल गई तो अच्छे रास्ते में चलना प्रारंभ कर देगा। तो अभी आगे पढ़ेंगे जब किशोरावस्था डिटेल में पढ़ेंगे, जब अभी केवल इतना समझ लें कि किशोरावस्था की जो उम्र होती है ये किशोर उस बालक को कहते हैं और इसकी जो उम्र होती है ये होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। कई विद्वानों ने इसके भी हिस्से किए हैं, आगे सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। एक अवस्था और होती है, इसको कहते हैं हम युवा अवस्था। युवा अवस्था का बच्चा जो होता है इसको हम युवा कहते हैं। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। 18 से लेकर 25 वर्ष तक इसकी उम्र होती है, ये आपको याद रखनी है ना। मानव विकास की 7 अवस्थाएं आपको याद करनी है। अगली होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था होती है 25 से लेकर 55 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं, उसे हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। 25 से लेकर 55 साल तक। और इसके बाद प्रारंभ हो जाती है आपकी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था की उम्र कितनी होती है, वृद्धावस्था होती है 55 से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो अवस्था है उसको हम वृद्धावस्था कहते हैं। यानी 55 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था कहलाती है। तो मानव के विकास की 7 अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की। मानव विकास की इन 7 अवस्थाओं को आपको हमेशा याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके फिगर आप एक बार जल्दी जल्दी याद कर लें कि गर्भावस्था जो होती है वो होती है गर्भ से लेकर जन्म तक। उसके बाद आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। इसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है 6 से 9 और 9 से 12। 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। तत्पश्चात आती है किशोरावस्था जो कि होती है 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलती है। उसके पश्चात आती है युवावस्था जो कि 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आती है आपकी वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था जो कि 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक चलती है। और प्रौढ़ावस्था के बाद आती है आपकी वृद्धावस्था जो कि 55 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। लाइफ टाइम जो आपकी अवस्था चलेगी उसको क्या कहते हैं। उसके बाद हम वृद्धावस्था में व्यक्ति वो चला जाता है। तो आपको याद रखना है ना, गर्भावस्था गर्भ से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 साल, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, युवावस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से जब तक गोविंदा नमो नमः नहीं हो जाए तब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें बिंदु पे हम चर्चा करें। देखिए, जो बालक की गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था में बच्चे के शरीर की संरचना का निर्माण हो जाता है। जो आपके शरीर की वास्तविक संरचना है, शरीर की वास्तविक संरचना का निर्माण गर्भावस्था के अंतर्गत हो जाता है।
और शैशवावस्था में क्या होती है, उसकी अभिवृद्धि, यानी कि उसमें वृद्धि होती है और उसमें विकास भी होता है। गर्भावस्था में शरीर की संरचना तैयार हो जाती है, आपके नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल रेडी हो जाएगा बच्चा गर्भावस्था में। और जैसे ही बच्चा जन्म दे लेगा, जन्म लेने के बाद बच्चा क्या करता है, उसमें वृद्धि और उसमें विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो शैशवावस्था में उसकी अभिवृद्धि या उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो हमें इतना याद रखना है कि गर्भावस्था में तो बच्चे की केवल शरीर की संरचना का निर्माण होता है, यानी कुछ ना कुछ तो बच्चे में हो रहा है, और कुछ ना कुछ हो रहा है यानी बच्चे में विकास हो रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। सारी चीजें आपको क्रॉस स्टडी में साथ ही साथ कराता जाऊंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा बिंदु आप देखें, जो 16वें नंबर का बिंदु हमें दिया है कि प्रथम 3 वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। प्रथम जो 3 वर्ष होते हैं उसमें बच्चे का शारीरिक विकास बड़ी तेजी से बढ़ता है, भार और लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन 3 वर्ष के बाद फिर विकास कैसा होता है, क्रमिक होता है, एक क्रम से होता है। 3 वर्ष तक तो शिशु का शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है, बहुत तेजी से होता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद बच्चे में क्या होता है, फिर उसका विकास क्रमिक होना प्रारंभ हो जाता है। आप देखना, बच्चा जन्म लेगा तो ऐसा लगता है दिन पे दिन बच्चे में बढ़ोतरी हो रही है, दिन पे दिन बच्चा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि प्रारंभ जो 3 वर्ष होते हैं इसमें बच्चे में शारीरिक विकास में तीव्रता रहती है, भार में, लंबाई में, सारी चीजों में बच्चे में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन 3 वर्ष के बाद फिर बच्चे का विकास एक क्रम से चलता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभिक 3 वर्षों में बच्चे में भार यानी शारीरिक विकास बच्चे में तीव्रता से होता है। ठीक है, 17वें नंबर का बिंदु हम देखें, ये बड़ा अच्छा बिंदु है 17वें नंबर का बिंदु, और यहां से ही प्रश्न उठना प्रारंभ आपके लिए हो जाएंगे। देखिए 17वें नंबर का बिंदु क्या है, शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्रियाओं, शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता होती है। अब बड़े ध्यान से आप इसको समझना, यहां से आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। जो शैशवावस्था होती है, यानी हम कहें जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस शैशवावस्था में बच्चे की मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता होती है। शारीरिक विकास तो उसका तीव्रता से होता ही है, साथ ही साथ मानसिक विकास में भी इसमें तीव्रता पाई जाती है। यानी बच्चे में किसी चीज को ध्यान लगाना, ध्यान से देखने की प्रवृत्ति बच्चे में आ जाती है। स्मृति, चीजों को अपनी स्मृति में धारण करना, अपनी मेमोरी में धारण करने की प्रवृत्ति 3 साल तक के बच्चे में आ जाती है। कल्पना करना, बच्चा कल्पना कर सकता है कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। मम्मी अगर लड्डू नहीं दे रही तो हो सकता है जोर जोर से रोए, तो हो सकता है हमें लड्डू मिल जाए। तो कल्पना बच्चा करना प्रारंभ कर देता है। ये मैं तो एक उदाहरण दिया है, बच्चा किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है। संवेदनाओं को बच्चा पहचानना चालू कर देता है, बच्चा संवेदनाएं पकड़ने लगता है कि क्या संवेदना है, इस समय कैसा माहौल है, इस समय अच्छा माहौल है, बेकार माहौल है। अच्छे बेकार माहौल से मेरा तात्पर्य, जैसे मान लो घर में खुशी का माहौल है तो बच्चा खुश हो रहा है, बच्चे घर में कोई दुख या कष्ट का माहौल है तो बच्चा उस समय टेंशन में, बोले पता नहीं क्या हुआ है, पर कुछ तो हुआ है। संवेदनाएं बच्चा पहचानना प्रारंभ कर देता है। संवेदनाएं, एक संवेदना का तरीका ये भी होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को हमने यहाँ चिमटी काटी तो बच्चा पहचान जाता है कि यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। तो संवेदनाएं, बच्चा चीजों को पकड़ना, संवेदनाओं को पकड़ना बच्चा चालू कर देता है। और प्रत्यक्षीकरण, ये बहुत अच्छा शब्द है, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता होती है। प्रत्यक्षीकरण का मीन्स क्या होता है, जैसे बच्चे ने देख लिया कि ये खिलौना मेरा है, बच्चे ने देख लिया ये मेरा खिलौना है, तो बच्चा इस खिलौने को देखकर अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेगा कि हाँ ये खिलौना मेरा ही है। यानी कहीं भी अपना वो खिलौना देखेगा तो वो कह देगा अरे ये तो मेरा खिलौना है। यानी प्रत्यक्षीकरण, चीज को उसने अगर एक बार देख लिया तो उसकी फोटो अपने दिमाग में रखता है वो। तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है चीज को देखकर उसको एक बार अपने मस्तिष्क में धारण कर लेना, और द्वारा जब वो चीज हमें दिखाई दे बच्चा तुरंत पहचान जाता है बच्चा तो मेरी है। तो 3 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, शैशवावस्था में बच्चे में मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है। ध्यान देना, स्मृति में रखना, कल्पना करना, संवेदनाएं और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में बच्चे में तीव्रता आने लगती है, आदि के विकास में बच्चे में तीव्रता होती है। चलिए अगले बिंदु की हम चर्चा करें। लगभग 3 वर्ष तक शिशु की सभी मानसिक शक्तियां सामान्यतः काम करने लगती है। यानी शैशवावस्था के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं, लगभग 3 साल तक के बच्चे की सभी मानसिक शक्तियां काम करना प्रारंभ कर देती है। सोचना, ध्यान लगाना,
है ना, स्मृति करना, कल्पना करना, संवेदनाएं लेना, प्रत्यक्षीकरण करना, जितनी भी मानसिक शक्तियां होती हैं ये बच्चे में आना प्रारंभ। बच्चा जान जाता है कि ये जो व्यक्ति है जो मेरे पिता हैं, ये जो है ये मेरी माता है, ये दादा है, ये दादी है, यानी सारी सामान्यतः जो मानसिक शक्तियां होती हैं, नॉर्मल जो हम कहें जो मेंटल पावर होती है, ये बच्चे में आना प्रारंभ हो जाती है। चलिए 19 नंबर का बिंदु देखें। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बड़ी पर्याप्त होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी वो ये सोचता है कि हर चीज को जानने का प्रयास करता है। बच्चा जो छोटा बच्चा होता है ये हर चीज को जानने का प्रयास करता है। शिशु में जिज्ञासा की बड़ी प्रवृत्ति होती है। वह खिलौनों आदि का विश्लेषण करता है। खिलौनों आदि का विश्लेषण करता है। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को रेडियो दे दिया, अब बच्चा देखता है इस रेडियो में अंदर से बोल कौन रहा है, कौन इसके अंदर बैठा है। बच्चा उसको खोलेगा, उसको चेक करेगा कहां से कौन बोल रहा है, इसमें क्या हो रहा है। क्यों? कि उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, वो जिज्ञासु है चीजों को सीखने के लिए। मान लीजिए आपने बच्चों को खिलौने वाली गाड़ी दे दी और वो गाड़ी आपने चाबी लगा दी, गाड़ी चल रही है। तो जब वो गाड़ी चल रही है तो बच्चा देखता है कि इसके अंदर कौन बैठा है, कौन इस गाड़ी को चला रहा है। बच्चों में जिज्ञासा रहती है जब तक वो उसमें को देख नहीं लेगा, अरे इसके अंदर जो बैठा है, जिस गाड़ी को चला रहा है। तो यानी बच्चा, हमारा कहने का मतलब सिर्फ क्या है, हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वो हर चीज का विश्लेषण करना चाहता है कि ये काम क्यों हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, वो हर चीज का विश्लेषण करना चाहता है। तो हमें क्या याद रखना है कि शैशवावस्था में बच्चे में जिज्ञासा पाई जाती है, पर्याप्त जिज्ञासा पाई जाती है। वो खिलौनों आदि का विश्लेषण करता है और यहाँ शिशु की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तीव्र होती है। लीजिए दो व्यक्ति थे, एक थे गैसल, दूसरे थे फ्राइड। इन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है इन दोनों ने? चलो इनकी भी सुनते हैं क्या कहा है। देखिए गैसल नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, गैसल ने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। बड़े ध्यान से समझना है इसको, इस एक पंक्ति के बहुत से अर्थ हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। देखिए इस चीज को आप ऐसे समझिए, जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उस समय बच्चा था ब्लैंक, उस समय बच्चा कोरा था। जितनी भी चीजें उसके संपर्क में आई, जैसे हम कहें कि ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये माइक, ये स्पीकर, ये लाइट, ग्लास, कटोरी, चम्मच, बर्तन, या घर में मेज, कुर्सी, टेबल, फर्श, जो भी चीज है, जो चीज उसके संज्ञान में आई सारी चीजें उसके लिए नई थी। वहां उसने उन सारी चीजों को सीखना प्रारंभ कर दिया। यानी प्रथम 6 वर्षों में जो चीजें उसके लिए नई नई आती गई वो सारी उसके लिए नई थी। लगभग 6 वर्ष तक लगभग बच्चा अपने आसपास के वातावरण की चीजों के नाम सुन लेता है। उन चीजों को लगभग बच्चा पहचान जाता है कि ये फलानी चीज ये है। अब जो बाद के 12 वर्ष होंगे, इनमें जो दैनिक जीवन की चीजें हैं, इनको तो बच्चा पहले से ही जानता है। ये चीजें बार बार इसके सामने आएंगी तो बच्चा इनको सीखेगा थोड़ी, इनको तो बच्चा जानता ही है। बाद के जो 12 वर्ष होते हैं उनमें जो नई चीजें आती जाएंगी केवल बच्चा उनको ग्रहण करेगा, बाकी चीजें तो बच्चा जानता ही है। इसीलिए गैसल ने कहा कि बालक प्रारंभिक 6 वर्षों में जितना सीखता है वो बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। प्रारंभिक 6 वर्षों में, उसके बाद के 12 वर्षों से दुगना बच्चा प्रारंभिक 6 वर्षों में ही सीख लेता है। गैसल की ये परिभाषा है, आपको ये परिभाषा याद रखनी है। देखिए आपको यहाँ एक चीज और बताऊं कि आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले जो पेपर बनते थे उसमें परिभाषाओं का स्तर ज्यादा रहता था, ज्यादा परिभाषाएं उसमें आती थी। लेकिन अब जो पेपर बन रहे हैं उसमें परिभाषाएं बहुत कम आती है, न के बराबर परिभाषाएं आती है। इस पेपर में केवल बल दिया जाता है आपकी समझ पर, आपकी सोच पर बल दिया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि आप परिभाषाओं के बहुत ज्यादा चक्कर में ना पड़े। और फिर भी उसके बाद में आपको लगभग 80-90 परिभाषाएं ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो किसी ना किसी पेपर में घूमती रहती है। वही 80-90 परिभाषाएं जो किसी ना किसी पेपर में घूमती रहती है। तो किसी एक दिन क्लास में उन सारी परिभाषाओं को मैं आपको बता दूंगा। उन परिभाषाओं की ट्रिक भी है जिनसे उन परिभाषाओं को याद रखा जाता है। नाम से परिभाषा याद हो जाती है, ट्रिक भी है उसकी, वो सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा। अभी तो आपको इतना समझ लें कि गैसल ने ऐसा कहा था तो कहा था, बस उसको सुन लीजिए। फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक आए। फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है उसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है उसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु तक, यानी 4-5 वर्ष तक हमें यह पता चल जाता है कि बच्चा अपने भावी जीवन में ऐसा बनेगा। तो फ्राइड ने तो ये परिभाषा बहुत बाद में कही, अपने यहाँ तो पहले से ही कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में। परिभाषा आपने ये जो एक कहावत है अपने यहाँ आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में, अर्थात बच्चा भविष्य में कैसा बनेगा ये हमें उसके जन्म के समय पता चल जाता है। यानी उसकी हरकतें देखकर, उसके हाव भाव देखकर हमें पता चल जाता है
कि बच्चा भविष्य में ऐसा बनेगा। और फ्रायड ने इसको शब्दों में पिरो दिया कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ बनना चाहता है उसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। और हम रह गए पूत के पांव पालने में। फ्रायड ने इसको अपने नाम से रजिस्टर करा लिया कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में जो कुछ बनना होता है उसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर बिंदु की हम चर्चा करें। देखिए 22 नंबर बिंदु क्या है? शिशु में नैतिकता का नहीं बल्कि आनंद का मापदंड होता है। देखिए चलिए पहले पूरी पंक्ति पढ़ें। अर्थात वह अच्छा बुरा नहीं बल्कि वह करता है जिसमें उसे आनंद आता है। यह शिशु की एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है। शिशु को नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, क्या होगा, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जब छोटा सा बच्चा मान लीजिए बेड पर बैठा है, पलंग पर बैठा है, उस समय मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए, तो बच्चे को इससे मतलब थोड़ी है कि आपके घर में मेहमान आए हैं, इस समय बिस्तर पर सुसु नहीं करनी चाहिए, वो तो करेगा। उसको नैतिकता से कोई मतलब नहीं, उसको काय से मतलब है? अपने आनंद से मतलब है। बच्चे को जब भूख लगेगी उस समय बच्चा रोएगा, क्यों? उसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, उसे काय से मतलब है? आनंद से मतलब है। अब बच्चा ये थोड़ी दिखेगा कि मम्मी बेचारी परेशान हो रही है, कितना काम मम्मी कर रही है, अब मम्मी जब फ्री हो जाएंगी उसके बाद मैं रोऊंगा जिससे मम्मी मुझे आराम से दूध पिलाएंगी, ऐसा बच्चा नहीं सोचेगा। उसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या अच्छा बुरा लग रहा है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ काय से मतलब है? अपने आनंद से मतलब है। बच्चे को आनंद आना चाहिए, उसको भूख लगे उस समय उसको भोजन मिल जाए, उसकी तृप्ति हो जाए, बात खत्म। उसको मतलब ही नहीं किसी चीज से। तो शिशु में नैतिकता का नहीं बल्कि आनंद का मापदंड होता है। अर्थात वह अच्छा बुरा नहीं बल्कि वह ऐसे कार्य करता है जिसमें उस बच्चे को आनंद आता है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए तो अब आएगा कि किस अवस्था में बच्चे में आनंद की प्रबलता पाई जाती है? तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था का जो बच्चा होता है उसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, उसे काय से मतलब है? केवल अपने आनंद से मतलब। 23 नंबर का बिंदु देखें, 23 नंबर का बिंदु क्या कहता है? देखिए इस अवस्था में जो शिशु होता है वो अपरिपक्व होता है। शैशवावस्था का जो बालक है ये अपरिपक्व है, इमेच्योर बच्चा है। अपने हर कार्य के लिए वो दूसरे पर निर्भर है। उसका व्यवहार पूरी तरीके से उसकी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। मैक्ड्यूगल ने मूल प्रवृत्तियां दी थी, आगे पढ़ेंगे। संतुष्टि और सुख की चाह उसका मूल प्रेरक होती है। उसको संतुष्टि हो जाए और उस बच्चे को सुख मिल जाए, उसे दूसरी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यानी शैशवावस्था का जो बच्चा होता है ये अपरिपक्व होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। उसका व्यवहार पूरी तरीके से मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है उससे उसका व्यवहार जुड़ा होता है। संतुष्टि उसे मिल जाए, सुख की चाह उसे रहती है, बस ये दोनों चीजें हो जाए ये उसके लिए मूल प्रेरक होती है। उसे अन्य किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की हम बात करें। देखिए यहां मैं आपको 1-2 उदाहरण और दूं। जैसे आपने देखा होगा बच्चा अपरिपक्व जो होता है वो अपने व्यवहार के लिए दूसरे पर निर्भर है। पूरी तरीके से उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे भय, प्रेम, क्रोध, ये ऐसी प्रवृत्तियां बच्चे में होती हैं। कई बच्चे ऐसे होती हैं कि जैसे आपने उनको जैसे ही बिस्तर पर रख दिया तुरंत रोना धोना चालू कर देते हैं। तुरंत क्रोध हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बिस्तर पर गिरे रहेंगे, रोना धोना चालू कर दे। और जैसे ही आपने उनको गोद में उठा लिया तो उसके बाद बच्चा बढ़िया खुश रहता है। क्यों? उसे तो अपनी संतुष्टि और अपने सुख से मतलब है। उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो तो उस काम को करेगा, उसे आपकी किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं। चलिए 24 नंबर का बिंदु देखें। अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति शिशु में बड़ी तीव्र होती है। अनुकरण करने की, अनुकरण शब्द को समझिए, पेडागोगी का शब्द है, 5 विषय की पेडागोगी में आपको टकराएगा। अनुकरण, अनु माने होता है पीछे या बाद में, और करण माने होता है करना। यानी जब हम किसी कार्य को किसी के पीछे पीछे करते हैं, जैसे मैंने कोई कार्य किया, मेरे पीछे पीछे आप उस कार्य को करो, तो ये क्या कहलाएगा? अनुकरण होता है। तो अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति शिशु में बड़ी तीव्र होती है। यानी जो आप करोगे बच्चा उसको करना चाहता है। जैसे आप मान लीजिए बेड से उतर के नीचे गए तो बच्चा आपके पीछे पीछे आ जाएगा भाग के। क्यों? क्योंकि वो उसको अनुकरण करेगा, आपका दोहराएगा। तो अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है, लेकिन न कर पाने की स्थिति में वह बच्चा क्या करता है? रोकर आदि असमर्थता प्रकट करता है। आपने देखा होगा, आप में से कई लोग ने बड़े अच्छे से देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपके साथ बच्चा बेड पर बैठा है और जैसे ही उठ के आप चले गए बच्चे ने रोना चालू कर दिया। क्यों? कि वो तो उठ के जा नहीं सकता। अब ना कर पाने की स्थिति में वो क्या करे? तो उसके पास तो एक ही हथियार है, रोना, तो वो रोएगा। तो न कर पाने की स्थिति में बच्चा क्या करता है? रोकर अपनी असमर्थता को प्रकट करता है। ठीक है, 25 नंबर का बिंदु देखें। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में
शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। शैशवावस्था के जब अंतिम वर्षों में बच्चा आ जाता है, अंतिम वर्ष यानी लगभग 4-5 वर्ष का जो बच्चा होता है, शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यानी दूसरों के साथ खेलना, दूसरों को साझीदार बनाना, दूसरे बच्चों के अधिकार रक्षा, दुख में सांत्वना देना आदि का विकास होता है। यानी दूसरों के साथ खेलना, बच्चा तो अब दूसरों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। ये मेरी चीज तू ले ले, अपनी चीज मुझे दे दे, एक दूसरे को साझीदार बनाना, पार्टनर बच्चा बन जाता है, अपन दोनों मिलके खेलेंगे। तो शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में धीरे धीरे शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। एक चीज और आप यहाँ नोटिस करें जो प्रश्न पेपर में बनता है, सामाजिक विकास का प्रारंभ व्यक्ति में कब से होता है? तो व्यक्ति के जन्म से ही बच्चे में सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही बच्चा समाज में सबसे पहले माता के संपर्क में आया, वहीं से उसका सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो गया। माता के संपर्क में आया, पिता के संपर्क में आया, अपने परिवारीजन के संपर्क में आया, तो जैसे जैसे सबके संपर्क में आता जा रहा है, बच्चे का सामाजिक विकास होना प्रारंभ वहीं से हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न आता है। अक्सर सामाजिक विकास को हम कहां ले जाते हैं? सीधा किशोरावस्था में ले जाते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे का सामाजिक विकास शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरों के साथ खेलना, साझीदार बनाना, दूसरे बच्चे के अधिकार रक्षा, दुख में सांत्वना देना। मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है तो बच्चा चुप कर रहा है, चुप हो जा, मम्मी आ रही है, कोई बात नहीं, तो बच्चा चुप कर रहा है, दुख में सांत्वना उसको दे रहा है। अरे तेरी चीज टूट गई, चल कोई बात नहीं, तू मेरी चीज ले, इससे खेल ले। तो दुख में बच्चा सांत्वना देना आदि के गुण बच्चे में विकसित होना यहां प्रारंभ हो जाते हैं। 26 नंबर का बिंदु देखें। अब यहां से जो बिंदु दिए गए, ये बिंदु डायरेक्ट पेडागोजिकल बिंदु है। इन बिंदुओं में से डायरेक्ट प्रश्न उठते हैं, तो आपको इनको बड़े आराम से समझना है। देखिए, शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। 27 नंबर बिंदु देखें, यह काल भाषा सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शैशवावस्था जो होती है, यह भाषा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काल है। अगर मान लीजिए आप 5 साल तक किसी बच्चे को भाषा से दूर रख दें, 5 साल तक किसी भी बच्चे को अपने समाज की भाषा से आप दूर रख दें, तो बच्चा उस भाषा को नहीं सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ भारत में जन्मे किसी बच्चे को जन्म होते ही हम उसको ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में कहीं छोड़े हैं, उसके बाद 5 साल बाद उस बच्चे से हम मिले, 2-3 4 साल बाद उस बच्चे से मिले, तो वो बच्चा वहां की भाषा को सीखेगा, ना कि यहाँ की भाषा को। भले ही बच्चा भारत का है, भारत का मूल रहने वाला है, लेकिन वो भाषा कहाँ की सीखेगा? भाषा वहां की सीखेगा। क्यों? क्योंकि जो परिवेश बच्चे को प्रारंभिक समय में मिलता है, प्रारंभिक समय में बच्चे को जो परिवेश, जो वातावरण मिलता है, बच्चा उसी भाषा को सीखना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए जो शैशवावस्था होती है, एक पिक्चर भी आई थी, उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, वो बच्चा जो होता है तो जन्म के बाद उस बच्चे को एक जानवर उठाकर जंगल में ले जाता है, तो वो जो बच्चा होता है वो जंगल की भाषा सीख जाता है। वो हाथी से, शेर से, हिरण से सबसे बात कर लेता है, सबके हाव भाव समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसने वो भाषा सीखी है। तो यह काल भाषा सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, 28 नंबर बिंदु हमें दिया है कि यह काल शिक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो काल है, ये शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण यह काल माना जाता है। इस समय में बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा वातावरण, अच्छा सुसभ्य सुसंस्कृत वातावरण आप बच्चे को उपलब्ध कराओ, तो बच्चा अच्छा आपका यहीं से होना प्रारंभ हो जाता है। तो शिक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। 29 नंबर बिंदु पे हम चर्चा करें। देखिए, शैशवावस्था में शिक्षा का आयोजन शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में किया जाना चाहिए। यानी शैशवावस्था में जब आप शिक्षा का आयोजन करें तो बिल्कुल शांत वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में, बच्चे के अकॉर्डिंग स्वस्थ वातावरण हो और सुरक्षित वातावरण हो। बच्चे को किसी प्रकार का भय, चिंता, तनाव आदि चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक काल में शैशवावस्था में बिल्कुल शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में ही बच्चे को अध्ययन करवाना चाहिए। 30 नंबर बिंदु की हम चर्चा करें। 30 नंबर बिंदु हमें दिया गया है कि शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ सामाजिक व्यवहार का विकास करना चाहता है। शैशवावस्था के जो अंतिम भाग में लगभग 5 वर्ष की उम्र तक बच्चा जब आता है, उस समय बच्चा दूसरे बालकों के साथ सामाजिक व्यवहार का विकास करना चाहता है। अपने सामाजिक जो विकास है, उसका दायरा बच्चा बढ़ाना चाहता है। अतः सामाजिक भावना के विकास के अवसर बच्चे को दिए जाने चाहिए। हमें बच्चे को लगातार अवसर देने चाहिए जिससे बच्चा सामाजिक विकास कर सके। 31 नंबर का पॉइंट क्या दिया है कि
कि शिशु को आत्म प्रदर्शन के अवसर दिए जाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है ये, शिशु को आत्म प्रदर्शन के अवसर। जब तक बच्चा अपनी क्वालिटी, आत्म प्रदर्शन का अर्थ है बच्चा जब तक खुद की प्रेजेंटेशन आपके सामने नहीं करेगा, जब तक आप बच्चे की क्वालिटी नहीं समझोगे, तब तक आप बच्चे को क्या सिखाओगे। उस बच्चे को आत्म प्रदर्शन के अवसर देने चाहिए कि इस बच्चे में कितनी क्षमता है, ये बच्चा कितना कैपेबल, कितनी पावर है इस बच्चे में, उसके आत्म प्रदर्शन को देखना चाहिए। उसके बाद हम उससे संबंधित किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शैशवावस्था का जो प्रारंभिक समय होता है, जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं, उस समय बच्चे को हमें आत्म प्रदर्शन के पर्याप्त अवसर देने चाहिए और आत्म प्रदर्शन के इन पर्याप्त अवसरों के द्वारा ही हम बच्चे का सर्वांगीण विकास या सुसभ्य विकास हम इसके आधार पर कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रारंभिक समय में बच्चे को आत्म प्रदर्शन के पर्याप्त अवसर। देखिए 32 नंबर के पॉइंट की हम चर्चा करें। 32 नंबर का पॉइंट हमें क्या दिया है कि शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, अतः उसकी इस असहाय अवस्था पर उसको डांटना या पीटना नहीं चाहिए। एक बात तो आप आज ही कसम खा लें कि हमें डांट पीट और मारपीट तो बच्चे की कभी करनी नहीं है ना। इस बात को आप आज बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लीजिए कि हमें कभी भी ऐसा ऑप्शन जिसमें बच्चे की मारपीट से संबंधित कोई ऑप्शन दिया हो, वो ऑप्शन हमेशा हमें गलत करना है। अब चूंकि आप में किन कारणों से पड़ी, उस समय शिक्षा व्यवस्था क्या थी, वो एक बात अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि जब हमें मार पड़ी है तो बोले हम भी मार देंगे या हम भी बच्चे को पीटेंगे जब हम पिटेंगे, तो ऐसा नहीं कहना आपको। एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना है, बच्चे की कभी भी आपको मारपीट से संबंधित या डांटने पीटने से संबंधित कोई बात नहीं करनी। तो शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा आप पर निर्भर रहेगा, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, तो उसकी इस असहाय अवस्था में हमें कभी भी उसे डांटना या पीटना नहीं चाहिए। 33 नंबर का जो बिंदु दिया है, वो 33 नंबर का बिंदु क्या है, देखिए शिशु का जो आधार है, शिशु आज जो कार्य कर रहा है, रो रहा है, भयभीत हो रहा है, किसी क्षेत्र में उसकी रुचि है, यानी जो भी उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर बच्चा कार्य करना प्रारंभ करता है। अतः हमें कभी भी इनका दमन नहीं करना चाहिए। दमन मीन्स होता है दबाना, कभी भी उसकी मूल प्रवृत्तियों को हमें दबाना नहीं चाहिए। एक शब्द आप यहाँ नोट कर लें, दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, शमन करना चाहिए। शमन, शमन माने होता है धीरे धीरे उनको शांत करना चाहिए, शांत करने का प्रयास करना चाहिए। तो शिशु का जो आधार है कार्य करने का, उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अतः हमें क्या करना चाहिए, कभी भी इनका दमन नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उनको शांत कर देना चाहिए। अगले बिंदु की हम चर्चा करें, अगले बिंदु की हम बात करें तो शिशु में मानसिक क्रियाओं में बड़ी तीव्रता होती है। शिशु में मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, यानी मस्तिष्क की क्रियाएं उसकी तीव्र होती हैं। अतः इस काल में सोचने विचारने के अधिक अवसर हमें बच्चे को देनी चाहिए। यानी शैशवावस्था का जो प्रारंभिक समय होता है, शैशवावस्था जो होती है, इस समय बच्चे की मानसिक क्रियाएं बड़ी तीव्र होती हैं। तो इन मानसिक क्रियाओं में हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को सोचने और समझने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए, जिससे बच्चा अपने मस्तिष्क का भरपूर प्रयोग कर सके, बच्चा अपने मस्तिष्क का अधिक से अधिक प्रयोग करे और अपनी मानसिक क्षमता को बच्चा बढ़ा सके। ठीक है, चलिए 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, उसके बाद आज की इस कक्षा को हम विराम देंगे और कल पुनः हम एक नई वीडियो के साथ इसके आगे के हिस्से में फिर मिलेंगे। देखिए शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है, कल्पना ला यहाँ गलत लिखा है, कल्पना। शिशु कल्पना जगत में विचरण करता, हमेशा बच्चा खोया खोया सा रहता है। जो प्रारंभिक समय का शैशवावस्था का जो बालक होता है वो हमेशा खोया खोया सा रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, बैठा है तो बैठा ही है, बैठा बैठा पता नहीं क्या सोच रहा है। तो शैशवावस्था में शिशु कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, कल्पना जगत में खोया रहता है। अतः इस काल की शिक्षा हमें बच्चे को ऐसी देखनी चाहिए जिससे उस कल्पना का बच्चा सदुपयोग कर सके। उस काल में हमें ऐसी शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए जिससे बच्चे में सोचने और विचारने के नए नए अवसर बच्चे को मिले। बच्चा अधिक से अधिक चीजों को सोचे, अधिक से अधिक बच्चा चीजों पर विचार करे, अधिक से अधिक चीजों पर बच्चा अपना आत्म प्रदर्शन करे। ऐसे अवसर हमें बच्चे को देने चाहिए। इससे बच्चे की एक हम कहें तो मानसिक विकास में या उसके व्यक्तित्व में एक गजब का निखार आता है, तो वो निखार हमें बच्चे में लेकर आना है। अगला बिंदु हमें दिया गया है, 2 परिभाषाएं दी गई हैं, तो आप ये परिभाषाएं डायरेक्ट याद करने के लिए होती हैं, लेकिन फिर भी आप इनको समझ लीजिए। शिशु को सचित्र कहानी की पुस्तक से लगाव होता है। सचित्र कहानी की पुस्तकें, अगर कोई कहानी ऐसी हो जिसमें चित्र भी छपे हो तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आ से अनार, अगर आ से अनार उस किताब में छपा है अनार, इसलिए छोटे बच्चे की जो किताबें होती है उसमें चित्र सहित आती है। आ से अनार, बड़े आ से आम अगर उसमें छपा है तो बच्चे को लगता है कि इसी में से ले लूं, इसी में से मैं खा जाऊं। तो सचित्र कहानी की पुस्तकों से बच्चे को लगाव होता है, इसीलिए प्रारंभिक समय में जो पुस्तकें तैयार करवाई जाती हैं वे पुस्तकें सचित्र होती हैं। क्रो एंड क्रो ने ऐसा हमसे कहा था। अगला अंतिम बिंदु है, शिशु अपने संसार के बारे में
अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। संसार में अधिकांश बातें शिशु खेल के माध्यम से सीखता है, इसीलिए हमें बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा हमें बच्चे को इस प्रकार देनी चाहिए कि खेल खेल में हम अधिकांश बातें बच्चे को सिखा सके। स्ट्रिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने हमसे ये बात कही थी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आज की वीडियो को हम यहीं विराम देंगे, आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में पुनः इसके आगे के हिस्से में हम मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत हो या आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट हमें अवश्य कर दें। आज ही आप अभी तुरंत उसका कमेंट कर दें, जिससे अगली वीडियो में आपके उन सभी कमेंटों का आंसर मैं आपको दे सकूंगा। धन्यवाद।